कहते हैं मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज हमारे बीच विजय स्टडी सर्कल के एक सफल छात्र संतोष पांडे जी हमारे बीच हैं, जिन्होंने छठी जेपीएससी में 43वां रैंक हासिल किया और आज वो डिप्टी कलेक्टर के पद पर हैं। हम उनसे सबसे पहला सवाल ये करेंगे कि सर, कैसा लग रहा है आपको इस विजय स्टडी सर्कल पे आकर के, जहां आप एक स्टूडेंट के तौर पे आते थे, आज आप एक डिप्टी कलेक्टर के पद पर हैं और आज एक मोटिवेशनल क्लास लिया है आपने यहाँ पे। ये मेरे लिए बहुत ही ट्रेजरेबल एक्सपीरियंस है। जिस इंस्टीट्यूट में हम सालों भर, चाहे वो बरसात हो, चाहे वो धूप हो, चाहे वो ठंड हो, किसी भी तरह करके मैनेज करके इंस्टीट्यूट आया करते थे, इतना पढ़ाई की, इतना सारा टेस्ट दिए, वहाँ पे फाइनली हम आए। एक्चुअली बहुत पहले ही आ गए होते, लेकिन जब हमारा सिलेक्शन हुआ था तो उसमें कोविड-19 महामारी फैला हुआ था और हम कोडरमा में पोस्टेड थे, तो ऐसा कभी बन ही नहीं पाया कि हम यहाँ पे आ पाएँ, क्योंकि इंस्टीट्यूट बंद था, सारा ऑनलाइन क्लासेस हो रहा था। सो फाइनली 3 साल के बाद आने के बाद अच्छा लग रहा है। सर से मिले, उनका आशीर्वाद लिए और जो भी स्टूडेंट्स लोग से बात किए, अच्छा लगा। सर, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई आपकी? सफ़र की शुरुआत हुई यहाँ पे जेपीएससी प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस एग्ज़ाम का तैयारी करना था, तो जेपीएससी और बीपीएससी के प्रीलिम्स हम खुद ही पढ़ाई करके उसको किए क्लियर। लेकिन उसके बाद मेंस में एक स्ट्रैटेजी चाहिए, एक आर्ट है आंसर राइटिंग, तो वो मेरा इतना साउंड नहीं था उस समय। हमको लगा कि नहीं, हमको इसमें एक्सपर्टीज़ चाहिए, एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए। तो हम कुछ लोगों से मालूम करवाएं कि रांची में कौन सा सबसे अच्छा है, तो कुछ लोग हमको बोले कि नहीं जाइए वहाँ विजय स्टडी सर्कल, पवन झा सर का अच्छा है। तो 2-3 जगह हम यहाँ पे गए। यहाँ पे सेटिस्फैक्शन हमको ये हुआ कि यहाँ पे बाइलिंगुअल पढ़ाई हो रही थी, मतलब इंग्लिश मीडियम भी और हिंदी मीडियम में भी पढ़ाई होगी, क्योंकि मेरा इंग्लिश मीडियम था, इसीलिए हमको तो इंग्लिश मीडियम चाहिए था, इसीलिए हम यहाँ पे ज्वाइन किए और रेस्ट इज़ हिस्ट्री। एकेडमिक बैकग्राउंड आपका क्या रहा है? मैंने 10th देवघर से किया, 10+2 धनबाद से। उसके बाद सीबीएसई बैकग्राउंड से पढ़ाई की। उसके बाद दिल्ली गया कि प्रिपरेशन करने के लिए एमबीबीएस के लिए, एमबीबीएस का जो एंट्रेंस होता है AIPMT, उसका तैयारी किए। तो उसके बाद BDS मिला, BDS में भी एडमिशन नहीं लेके फार्मेसी में एडमिशन लिए, बेंगलोर में पढ़ाई किए, अच्छा किए वहाँ पे, अपने कॉलेज के टॉपर थे। उसके बाद उसी फील्ड में जॉब किए ऑलमोस्ट 6.5-7 साल। उसके बाद इंटरेस्ट हुआ सिविल सर्विसेज में कि सिविल में ट्राई करते हैं, अभी एज बचा हुआ है। तो एक्चुअली बहुत लोग जिस एज में छोड़ देते हैं तैयारी करना, उस एज में हम स्टार्ट किए हैं एक्चुअली। सो ऑलमोस्ट 30s के आसपास जब जा रहे थे तो हम तैयारी स्टार्ट किए और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जेपीएससी हुआ मेरा। तो अच्छा लगा कि चल ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ा। इनफैक्ट टाइम तो जेपीएससी ले ही लिया, क्योंकि 2016 से 2020 के बीच 4 साल तो फर्स्ट अटैम्प्ट में हुआ, क्योंकि उससे ज़्यादा अटैम्प्ट्स हम नहीं दे सकते थे, क्योंकि हम ऑलरेडी जॉब कर रहे थे। सर, अभी आपने बात की कि जो छठी जेपीएससी है 2016 से लेकर 2020, 4 साल एक लंबा वक्त होता है। इस समय अपने आप को आपने कैसे मोटिवेटेड रखा, क्योंकि ये एक लंबी प्रक्रिया है और इसमें आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं, तो उस समय आपने अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखा? मेरा सबसे जो क्या बोलेंगे प्राइम स्ट्रैटेजी था, वो था कि टू कीप माई सेल्फ बिज़ी। यहाँ आने के बाद मैंने हिस्ट्री किया MA में इग्नू से। उसके बाद मैंने नेट क्वालिफाई किया हिस्ट्री में और PhD कोर्स वर्क भी किया रांची यूनिवर्सिटी से, और यहाँ पे आके हम पढ़ाई भी करते थे। सो बेसिकली अपने आप को बिज़ी रखते थे पढ़ाई में ही, और कुछ नहीं करना है, सिर्फ BPSC JPSC से रिलेटेड करना है। और एक बैकअप क्रिएट कर रहे थे हम असिस्टेंट प्रोफेसर का, कि अगर ये वर्कआउट नहीं होता है, अगर लेट हो जाता है बहुत, तो पढ़ाने का भी मेरे अंदर बहुत ज़्यादा इच्छा था। तो PhD कोर्स वर्क कर ही रहे, तब तक मेरा फर्स्ट जॉब हो गया, तो उसके बाद हम चले गए।
सर जेपीएससी की जो तैयारी है, इसका सिलेबस है, ये बहुत वाइड है, इसको कवर करना अपने आप में एक चैलेंज है। बात करते हैं जब प्रीलिम्स की, तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज झारखंड सेक्शन को दिया गया है। 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें 110 झारखंड सेक्शन से पूछे जाते हैं। तो झारखंड सेक्शन के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही, कौन से बुक्स आपने प्रेफर किए? देखिए, हम लोग 2016 में जब एग्ज़ाम दिए थे तो ये रिवाइज सिलेबस पे हो रहा था। सिलेबस न्यू था सबके लिए, स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और पब्लिशर्स के लिए भी। कोई बुक ही नहीं था मार्केट में जो कि फुल प्रूफ बोला जा सकता है कि झारखंड का बहुत परफेक्ट बुक, क्योंकि झारखंड को इतना इंपॉर्टेंस मिल गया अचानक से, एक पेपर ही झारखंड पे हो गया, तो ये आज तक हुआ नहीं था। तो कोई भी बोल सकते हैं आप, लोकल कोई भी ऑथेंटिक बुक नहीं था तब। तो मेरा स्ट्रेटजी था जितना बुक था मार्केट में हम सब खरीद लिए झारखंड पे। क्राउन, तो शिवांगन, अरिहंत का आता था नो योर स्टेट झारखंड करके। ऐसे ऐसे जितने बुक्स थे, स्पर्धा, सब खरीद लिए हम और सब पढ़ गए। बिकॉज कोई एक सॉलिड कोई किताब था ही नहीं जिस पे हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और कोई भी राइट गाइडेंस नहीं दे पा रहा था हम लोग को। उसके बाद जब एग्ज़ाम हो गया तो सब लोग, उसके बाद बुक्स बहुत छपना स्टार्ट हो गया, नए नए पब्लिकेशन, उमंग पब्लिकेशन की बहुत लोग आए उसके बाद। लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं था, इसलिए हम सारा किताब खरीद लिया, सारा किताब पढ़ गए और वही काम है। सर, जेपीएससी को क्वालिफाई करने के लिए सबसे ज़रूरी पार्ट जो है मेंस है, और मेंस का सिलेबस बहुत विशाल है, और स्टूडेंट्स इसमें भी इकॉनमी और साइंस को बहुत ज़्यादा टफ़ देखते हैं। तो और इकॉनमी इतना बड़ा सिलेबस है, उसको कवर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज पे निर्भर करना पड़ता है आपको। तो आपने इसको कैसे टैकल किया? साइंस तो मेरा बैकग्राउंड था, तो साइंस पेपर मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग नहीं था। हाँ, सिलेबस वास्ट था, 5 सेक्शन में डिवाइडेड है, और अपने आप में सारा कुछ इंक्लूड कर लिया गया उसमें, जो कि बहुत वास्ट बना दिया उसको। तो टाइम ज़्यादा लगा उसमें, लेकिन वो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज नहीं था, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड होने के कारण हम उसको अच्छे से कर लिए। बट इकनॉमिक्स था एक चैलेंज, क्योंकि इकनॉमिक्स थोड़ा डर लगता था, क्योंकि 6 पेपर में इकनॉमिक्स ही था जो कि हमको, जिस पे कोई कंट्रोल नहीं था, जिसके बारे में कहीं पढ़ाई ही नहीं किए, तो डर लगता था। हाउएवर उसमें सिलेबस जो मैक्रो और माइक्रो इकनॉमिक्स था, तो हम पूरा फोकस मैक्रो पे किए, क्योंकि मैक्रो हमको लगा कि डूएबल है। तो मैक्रो का पहले हम नोट्स बनाए, और उसमें ज़्यादातर जो है वो समझ के याद करने वाला पार्ट है मैक्रो में। माइक्रो है तो अंडरस्टैंडिंग, इन्फ्लेशन, जीडीपी और डिमांड सप्लाई किस तरह से होता है। तो उस दौरान में विभात सर दिल्ली से आए थे हम लोग को पढ़ाने के लिए। वो 20-22 दिन रहे थे, हम लोग माइक्रो इकनॉमिक्स करवाए थे सर। इकनॉमिक्स का बहुत सारा पार्ट करवाए, लेकिन माइक्रो वो अच्छे से पढ़ाए थे, तो उससे भी हम लोग को काफ़ी हेल्प हुआ था। और इकनॉमिक्स में हमको लगा था कि मेरा उतना अच्छा तैयारी नहीं है, लेकिन जब तक एग्ज़ाम हुआ तब तक इतना अच्छा तैयारी हुआ कि मेरा बहुत अच्छा मार्क्स आया उसमें। इकनॉमिक्स सर्वे को आपने प्रेफर किया था? इकनॉमिक्स सर्वे जेपीएससी का जो सिलेबस है उसके लिए बहुत रेलेवेंट नहीं है मेंस के लिए। प्रीलिम्स के लिए भी हम बोलेंगे कि इकनॉमिक सर्वे को पूरा डीप में पढ़ने से अच्छा होगा कि आप जो करंट अफेयर्स वाला जो पार्ट है इकनॉमिक्स का, उस पर ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि अब ये ना हो जाए कि आप इकनॉमिक सर्वे पढ़ने के चक्कर में आप करंट अफेयर्स वाला पार्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, क्योंकि उससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सर, पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को आपने कैसे, उसके लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई? पॉलिटी और पब एड में क्या था कि पॉलिटी वाला तो पार्ट मतलब जेनरिक था, वो हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और गुड गवर्नेंस जो उसमें एक ऐड किया हुआ था, वो बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था हम लोग के लिए। अब यूपीएससी का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए गुड गवर्नेंस कॉमन होगा, लेकिन स्टेट में ये नहीं था गुड गवर्नेंस। यूपीपीएससी बाद में उसको किया है, यूपीएससी को फॉलो करके अपना सिलेबस में डाला है, लेकिन झारखंड पता नहीं कहाँ से अचानक से ज्ञान हुआ जेपीएससी को कि वो गुड गवर्नेंस में इंक्लूड कर लिया। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि वो भी सब्जेक्ट हम पहले पढ़े नहीं थे, लेकिन यहाँ पे क्लास किए तो कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होता चला गया, और उसके बाद उसका नोट्स वोट्स बनाया अच्छे से पढ़े, वो उसमें भी ठीक हो गया, कंट्रोल आ गया। ओके सर, ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी जो सोशल साइंस के अंतर्गत है, और उसमें 4 सेक्शंस हैं, तो आपने हिस्ट्री में कौन से सेक्शन को कवर किया और किस पे आपने आंसर लिखा, किस सेक्शन को और क्यों? ये मेरे लिए बहुत
कंफ्यूजिंग पार्ट था, क्योंकि हिस्ट्री से मैंने एमए किया तो हिस्ट्री से नेट भी क्वालिफाई किया, तो हिस्ट्री पर अच्छा कंट्रोल हो गया था। अब मेरे लिए ये चैलेंज थे कौन सा पार्ट छोड़े, क्योंकि सब लगता था हो जाएगा, लेकिन लिखना तो 2 ही पार्ट से है। तो स्ट्रैटेजी बना के गए थे कि मॉडर्न करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री और झारखंड हिस्ट्री करेंगे। लेकिन जब वहाँ एग्ज़ाम में बैठे तो मॉडर्न का जो क्वेश्चन सब था वो इतना अजीब सा था। तो हम एंशियंट में देखे कि चोला एम्पायर से रिलेटेड था, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे क्वेश्चन था, वो जस्ट बीपीएससी हम दे के आए थे मेंस एग्ज़ाम, उसमें भी वो क्वेश्चन आया था, तो मेरा उस पर अच्छा कंट्रोल था, तो एंशियंट वाला ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया। और झारखंड तो हम डेफिनेटली करना ही वाले थे, क्योंकि झारखंड का आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आप झारखंड के हैं कि नहीं है। तो मेरा इंटेंशन था कि झारखंड का एक क्वेश्चन जरूर करना है। ओके सर, झारखंड मेंस में है इकॉनमी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, तो आपने सारे पेपर्स में ये झारखंड सेक्शन को छुआ था? ज्योग्राफी में नहीं छुआ था मैंने, ज्योग्राफी में मैंने झारखंड सेक्शन से नहीं किया, और इकोनॉमिक्स ऑलमोस्ट सब में मैंने झारखंड सेक्शन टच किया था, लेकिन ज्योग्राफी में नहीं किया। सर लैंग्वेज पेपर आपका क्या था? लैंग्वेज पेपर हिंदी था। उसके लिए कौन से सोर्सेज आपने प्रेफर किए, क्लासेस कहीं ज्वाइन किए, क्या किया आपने? हिंदी में यहीं पे हम लोग की क्लास होती थी, प्रकाश सर हम लोग को पढ़ाने आते थे पटना से। हिंदी थोड़ा वीक रह गया हम लोग का, उसके पीछे रीज़न ये है कि जितने भी और स्टेट के एग्ज़ाम होते थे ना, तो उसमें हिंदी में सिर्फ पास होना पड़ता था, और यहाँ पे वो ऑप्शनल था। तो हमेशा लगता था कि जब एग्ज़ाम आएगा तो लास्ट में उसका तैयारी कर लेंगे, क्योंकि बाकी सब पेपर तो हर जगह कॉमन है। तो क्योंकि बीच में हम बीपीएससी भी दिए, 60 से 62, 63, 64, 65 चारों का मेंस दिए, यूपीपीएससी दिए, तो कहीं पर हिंदी का मार्क्स ऐड नहीं होता था, तो इसीलिए हिंदी थोड़ा सा वीक रह गया। लेकिन इतना भी वीक नहीं रह गया था कि जो एग्ज़ाम में जो ख़राब मार्क्स आए। तो हिंदी और इंग्लिश में बहुत ख़राब मार्क्स लोगों को है। अब ये क्यों है, इसके पीछे रीज़न तो गवर्नमेंट ही जानेगी, लेकिन हम एडवाइस करेंगे कि अगर आप दूसरा लैंग्वेज ले सकते हैं हिंदी और इंग्लिश के अलावा, तो वही लीजिए, उसी पे ज़्यादा मेहनत कीजिए। बेसिकली रीजनल लैंग्वेज। ओके सर, विजय स्टडी सर्कल का आपके सफलता में कितना योगदान रहा, खास करके पवन झा सर, उनका कितना योगदान है आपकी सफलता में? देखिए, हमेशा हम कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं कि आप अगर कॉन्स्टेंटली मेहनत कर रहे हैं और इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं तो आप अच्छा सक्सेस होना ही है आपको। ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब हम बैंगलोर में जॉब भी करते थे तो यही मेरा स्ट्रेटजी था। बहुत कम एज में ही हम असिस्टेंट मैनेजर वहाँ पे बने थे, इनफैक्ट 24 साल में ही बन गए थे असिस्टेंट मैनेजर, जो कि उस कंपनी का रिकॉर्ड है। कहने का मतलब है राइट फ्रॉम द बिगनिंग मेरा स्ट्रेटजी हमेशा रहा है कि जो भी करो अच्छे से करो। तो इंस्टीट्यूट एक बार हम डिसाइड कर लिए कि इंस्टीट्यूट में हमको पढ़ना है, तो हम ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च किए। ज़्यादातर लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो एक इंस्टीट्यूट जाएंगे तो फिर उस इंस्टीट्यूट में जाएंगे, तो बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं। हम बोले एक इंस्टीट्यूट में जाएंगे, हम रोज़ क्लास करेंगे, सर जो बताते हैं वो सुनेंगे और अपना भी हम पढ़ेंगे। सर तो सिर्फ गाइडिंग सोल है ना, वो जेपीएससी आपको खुद क्लियर करना है, आप सिर्फ असिस्टेंस लीजिए वहाँ से। सर का हम रेगुलरली टेस्ट बेस दिए, सर जो हमको फीडबैक दिए उसको हम लेते चले गए, उनका आशीर्वाद लेते चले गए, और हम ज़्यादा डाइवर्शन नहीं किया, और हमको लगता है वही रिज़ल्ट का एक रीज़न बना। मॉक इंटरव्यू आपने विजय स्टडी सर्कल में दिया, वो आपको कितना हेल्प किया? सर का जो पवन झा सर का टिप्स है वो आपके मेन इंटरव्यू में? मॉक इंटरव्यूज़ तो मैंने 2-3 जगह दिया है, तो यहाँ पर भी चल रहा था, तो हम भी यहाँ भी आते थे, यहाँ तो आना ही था क्योंकि सर यहाँ पे ले रहे थे इंटरव्यू। तो हेल्पफुल तो होगा ही, क्योंकि सर का जो फीडबैक देने का तरीका है वो बहुत टू द पॉइंट देते हैं, ज़्यादा बात नहीं करेंगे, वो आपको एग्जैक्ट बात बता देंगे क्या करना है, आप उसको चेंज कीजिए या उस पर इम्प्रूवमेंट लाइए। इंटरव्यू में तो मेरा मार्क्स हमेशा यहाँ पे आया, अच्छा आया, तो सब लोग बोलते थे आप लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन हम लोग नर्वस तो होता ही है। और सर, अभी जो नए सिविल सर्वेंट जो बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो इस फील्ड में आना चाहते हैं और ख्वाब देख रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने का, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? उनके लिए मैसेज यही है कि आप कॉन्स्टेंटली हार्ड वर्क कीजिए और न्यू अपडेट्स को अपने नोट्स में ऐड करते जाइए, अपना नोट्स खुद बनाइए, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ दीजिए
और अफवाहों पर ज़्यादा बिलीव नहीं कीजिए, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट की तरफ पढ़िए। ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट का या एग्ज़ाम का वेट मत कीजिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी ऐसी बनाइए कि एग्ज़ाम आए तो आपका तैयारी बिल्कुल रेडी रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब एग्ज़ाम डेट आया तब आप तैयारी स्टार्ट किए, तो आप हमेशा लोगों से पीछे रह जाएंगे। एक आखिरी सवाल करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स के लिए आप कोई मैगज़ीन फॉलो करते थे और कौन सा पेपर आप फॉलो करते थे? जेपीएससी मेंस के लिए तो हम लोग करंट अफेयर्स उतना फॉलो नहीं किए, प्रीलिम्स के लिए किए थे। उस समय जो भी मिलता था ले लेते थे, जैसे स्पीडी है उसका भी करंट अफेयर्स का बुक अच्छा आता है, प्रतियोगिता दर्पण है तो वो भी लिए। धीरे धीरे आदमी स्मार्ट होता चला जाता है। पहले आदमी प्रतियोगिता दर्पण लेते थे, उसमें पता चला कि नहीं इसमें बहुत सारा बकवास भी दिया रहता है, तो फिर पता चला कौन सा अच्छा है, तो स्पीडी है थोड़ा हमको अच्छा लगा। और इतना स्टेट का एग्ज़ाम दिए है कि वहाँ का अलग बुक होता है, दृष्टि, घटना चक्र, तो कहाँ अलग अलग स्टेट का अलग अलग करंट अफेयर्स पे होता है फेमस। यूपी में घटना चक्र का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, तो वहाँ वो ले लेते थे। जिस स्टेट का एग्ज़ाम है उस हिसाब से करंट अफेयर्स का तैयारी करते थे। ऑनलाइन भी हेल्प लेते थे। सर, इंटरव्यू में आपसे किस तरह के सवाल पूछे गए? इंटरव्यू में तो सवाल तो बहुत सारे पूछे गए, लेकिन कुछ कुछ याद है। जैसे हिस्ट्री से पूछा गया था, तो दीन इलाही के बारे में पूछा गया था कि उसका थीम क्या है, क्यों किया गया, सुलह कुल क्या होता है, ये सब सवाल थे। कुछ कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स बताओ, झारखंड का फेमस क्या है और कैसे इम्प्रूव करोगे यहाँ पे टूरिज़्म। इंडस्ट्रियल एंगल से झारखंड इतना डेवलप है लेकिन रियल में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, क्यों? यही सब कुछ कुछ सवाल। थैंक यू सो मच सर।